नमस्कार दोस्तों। अगर आप एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं, 100 करोड़ के ऊपर आपका बिज़नेस है और या फिर आप पहले से 100 करोड़ ना भी हो लेकिन अपनी तैयारी करना चाहते हैं ताकि ड्यू डिलिजेंस या एमफी के किसी भी ऑब्जर्वेशंस में आप ना फँसें, तो ये वीडियो 20-30 मिनट्स का आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। हम लोग ध्यान से आज 2 पार्ट में इस डिस्कशन को कवर करेंगे। पहला, कुछ उन लोगों के जो ऑब्जर्वेशंस आए हैं जहां पे एमपी ने ड्यू डिलिजेंस के लिए उनके ऊपर कुछ सवाल उनसे पूछे हैं। पहले तो हम उन सवाल को देखेंगे और उनके पॉसिबल जवाब देखेंगे। दूसरी चीज, हम एक एमपी के डूज एंड डोंट्स और जो बेसिक एफएक्यूज हैं उस 15-16 डिफरेंट डूज एंड डोंट्स को चैप्टर वाइज एक एक करके समझेंगे लॉजिकली, ताकि अगर आप अपने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन को कंप्लायंस वे में प्रॉपर तरीके से आगे बढ़ाना चाहते हैं, किसी भी तरह की कोई लीगल हिंड्रेंस नहीं चाहते, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए पहले कुछ रीसेंट पेनल्टीज या टर्मिनेशंस को एक बार देखते हैं। वो कहाँ मिलता है, कैसे समझा जाता है और आपको भी उसका ट्रैक कैसे रखना चाहिए ताकि आप उस चपेटे में, उस गलती में कभी ना फंसे। तो दोस्तों, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया यानी mfindia.com तो आप लोगों को पता ही होगा। अगर आप यहाँ पे चाहते हैं कि एक ट्रैक रखना अपने एम डीडीक्यू के गलती या अपने मेंबर के ऊपर होने वाले अलग अलग पेनल्टीज या टर्मिनेशंस का, तो यहाँ पे एक बेस्ट सेक्शन है डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर में जाइए, लोकेट। लोकेट में देखिए 3 तरह के हैं। एक तो पेनल्टी है सस्पेंड हो ही गया, यहाँ पे कोई कारण नहीं दिया रहता, बस आपके पास लिस्ट होता है कि इन लोगों का नाम सस्पेंड कर दिया गया है, रीजन कुछ भी हो। तो यहाँ देखिए देखने वाली चीज है कि विथ इफेक्ट फ्रॉम कब से, तो ये 2006 से लेके अगर आप नीचे आएंगे तो देखेंगे कि यहाँ भी है, 2026 में भी, फरवरी में भी हुआ है, 25 में भी हुआ, तो कोई तो कारण रहा होगा दोस्तों। तो दैट इज वन। दूसरी जो रिपोर्ट्स होती हैं, जो लगातार एमपी यहाँ अपडेट करती है, तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको वो लिस्ट मिलेगी और इस लिस्ट में खास बात देखिए, ये क्वार्टरली अपडेट हो रहा है। तो अगर हम अक्टूबर दिसंबर की देखें 2025 की, तो हमारे पास एक ही टर्मिनेशन है, या जो भी स्टेटस होगी, हो सकता है सस्पेंशन हो सकता है टर्मिनेशन हो सकता है क्लॉबैक हो, बट वो पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ होती है कि क्या समरी है, इंसिडेंट क्या हुआ था, किसने कंप्लेन किया था। और अगर आप इसी तरह पीछे जाके देखें तो कई हैं। तो जब आप इन एक्सप्लेनेशंस को पढ़ेंगे या समरी ऑफ इंसिडेंट को ध्यान से देखेंगे तो आपको कई प्रकार के प्रॉब्लम्स समझ आएंगे कि भाई ये भी गलती हो सकती है। और तीसरी वो रिपोर्ट होती है जहां पे किसी भी कारण से, जैसे कि नाम बदला और नोमेनक्लेचर चेंज हुआ, लेकिन कुछ लोग जिद पे हैं कि हम वही नाम यूज करेंगे, या उनको ये समझ नहीं आ रहा कि नाम क्या सही है क्या गलत है, उनकी लिस्ट यहाँ पे होती है जिनके रॉन्ग नेम या रॉन्ग इंफॉर्मेशन के कारण सस्पेंड हुआ है। तो ये तीसरा लिस्ट है। तो मेरा ख्याल है इतना काफी है आप लोगों के लिए कि आप ड्यू डिलिजेंस को सीरियसली लें, ये इंफॉर्मेशन पे ट्रैक रखें और मजाक में इस बात को ना लें। क्योंकि अगर किसी का 100 करोड़ है, 200 करोड़ है, 500 करोड़ है, आपकी एक बंदी बंधाई इनकम है जिसके चलते आपने अपना खून पसीना लगाया है, अगर उसे किसी भी तरह से कोई रुकावट आ जाए, किसी भी कारण कोई सस्पेंशन आ जाए, तो ऑब्वियसली बहुत बड़ी बात होगी। सो दोस्तों, इसीलिए ये आधा घंटा जो आप लगाने वाले हो मेरे वीडियोस को जितने भी ध्यान से आप देखने वाले हो, एक तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की कोई भी पोस्ट आपको कभी भी आए तो आपके पास अलर्ट आ जाए, आपको पता लग जाए कि हमने कोई और नया अलर्ट डाला है। दूसरी बात, अब मैं शुरू कर रहा हूं वन बाय वन। पहले तो मैं आपको कुछ ऑब्जर्वेशंस दिखा रहा हूं जो लोग डीडीक्यू में नहीं भी आज फॉल करते हैं, या जिनके पास ऑडिटर नहीं आते, जिनके घर पे ऑडिटर नहीं आते, जिनके ऑफिस में ऑडिटर नहीं आते, उन लोगों के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। तो आप ये सोच के इग्नोर मत कर दीजिएगा, क्योंकि जब आप उस लेवल पे आएंगे कि ऑडिटर आपके घर आ रहा है या ऑफिस आ रहा है, तब तक आपको तैयारी करने में बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो इसलिए जो भी हम यहाँ बताने जा रहे हैं, जो भी सुनाने जा रहे हैं, ध्यान से उसको अडॉप्ट करिए, अपनी प्रोसेसेस में डालिए। तो ये छोटा सा क्विक स्नैपशॉट जिसमें आपको पता लग जाए कि ड्यू डिलिजेंस किन लोगों के ऊपर
लागू होती है इन ऑडिट फॉर्म, लागू तो आप सभी पे होती है, चाहे आप 1 करोड़ का बिजनेस करें या 100 करोड़ का, आपके लिए ड्यू डिलिजेंस तो महत्वपूर्ण है ही है। लेकिन ऑडिटर यानी जब आपकी ऑडिट होती है उसके लिए क्राइटेरिया होता है कि आपकी एओएम 100 करोड़ से ऊपर हो, या कमीशन 1 करोड़ से ज्यादा आ रही हो, या किसी एक ही एएमसी से 50 लाख से ज्यादा आ रही हो, या फिर किसी ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर का जिनका 20 से ज्यादा लोकेशन पे प्रेजेंस है, जैसे कि नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर या बड़े ब्रोकर्स, उन सब के लिए ये लागू होता है। तो बहुत सारे लोग पूछते हैं मैं कब आऊंगा, ये बड़ा क्वेश्चन होता है। मैं मेरा 100 करोड़ हो गया, अभिनेश जी मैं क्वालिफाई कब करूंगा, मेरे पास कब ऑडिटर आएगा? सो बहुत सिंपल है, अपना नाम इस लिस्ट में देखिए, मैं आपको अभी लिस्ट दिखाने जा रहा हूं, एमफी के वेबसाइट पे ओपनली अवेलेबल है, सब लोग अपना अपना नाम वहां देख सकते हैं। आपको अगर आपका नाम इस साल दिखा है तो वहां से 2 साल बाद यानी थर्ड ईयर आपकी ऑडिट होगी, थर्ड फाइनेंशियल ईयर ऑडिटर आएगा। सो ये बात आपको पता लग जाती है कि हमको तैयारी कैसे रखनी है। तो और जिनका पिछले साल आ गया या पिछले से पिछले साल आ गया, उनके यहाँ इस साल ऑडिटर आएगा। और ये कैसे आता है? बहुत सिंपल है, आपको एक चिट्ठी आती है जिसमें एमफी लिखती है कि आपके यहाँ ऑडिटर भेजा जा रहा है, आप उनसे कोऑर्डिनेट करें। ये चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म नियुक्त की गई है, आप उनसे कोऑर्डिनेट करके उनको अपने ऑफिस का टाइमिंग बताइए और अपने बुक्स को ऑडिट कराइए। बुक्स मींस नॉट योर फाइनेंशियल बुक्स, मींस योर डिस्ट्रीब्यूशन बुक, कैसे आप काम करते हैं, क्या क्या है, और उसके बहुत सारे नियमावली हैं, वो सब हम लोग ऑब्वियसली मेरे दूसरे वीडियोस में आपको मिल जाएंगे। आज तो मेरा पर्पस बहुत सिंपल, आपको 2-3 बातें बताना है। पहले तो आपको ये नेम चेक करने वाला मैं लिंक दिखा दूं और फिर मैं अपने टॉपिक पे आता हूं। हम उसी पेज पे हैं, एमफी इंडिया के दूसरे पन्ने पे आ गए, जहां पे रिसर्च एंड कमीशन इंफॉर्मेशन के अंदर आपको कमीशन डिस्क्लोजर मिलेगा, पब्लिकली अवेलेबल है। आप जैसे ये साल है 2024-25, अगर आप इस पे क्लिक करेंगे, आप अपने किसी भी नाम को सर्च करना चाहेंगे तो आप यहाँ पे सर्च करके, मान लो मुझे आज के दिन में अबेकस सर्च करना है, तो मैं अबेकस से लिखूंगा तो मुझे आ जाएगा कि हाँ मैं हूं, मेरा नाम कहाँ है। आपको किसी को भी सर्च करना हो तो यहाँ से अपना लिस्ट सर्च कर ले, ये पीडीएफ में भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और एमफी के वेबसाइट पे अवेलेबल है। अब आपका नाम है या नहीं है म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर अगर आप हैं तो ये कहानी यहां से शुरू होती है। लेकिन एक सेक्शन हम पहले कवर करेंगे जिसमें हम लोगों के ऑडिट के बाद आने वाले ऑब्जर्वेशंस के ऊपर बात करेंगे कि उनको कैसी ऑब्जर्वेशन होती है, किस तरह की डांट या फटकार या सवाल पूछी जाती है, ताकि उसके आरएन को सस्पेंशन से बचाया जा सके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इन ऑब्जर्वेशन को समझें और देखें कि क्या कमी है और आपके बिजनेस में वो कमी कैसे दूर करनी है, वो ऑब्वियसली मैं सिखाऊंगा, बताऊंगा। यस, एक क्विक डिस्क्लेमर ये ज़रूरी है, ताकि आप मुझे सुन रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मेरा नाम अविनेश कुमार है। मैंने 1995 में कोठारी पायनियर म्यूचुअल फंड के साथ ये काम शुरू किया था, अपना नौकरी शुरू की थी, करियर शुरू किया था। लैटर मैंने आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के साथ एज ए जोनल पोजीशन, रिटेल जोनल हेड के पोस्ट पे 2004 तक काम किया। आज मैं कई जगह स्टेक होल्डर हूं, बट आर्म फिनटेक इज माय की प्लेस, जहां पे मैं एक मेंटोर एंड स्टेक होल्डर एंड शेयर होल्डर की तरह काम करता हूं। साथ में मैं अलग अलग म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, 12-13 ऐसे लोग हैं जिनके साथ मैं उनके मेंटोरिंग पोजीशन पे फी बेस्ड काम करता हूं। तो ये जो कुछ भी आप सुनने जा रहे हैं, आपको अगर पसंद है तो आप एक्सेप्ट करेंगे, आपको अपना लॉजिक लगाना है। ऑब्वियसली मैं सेबी नहीं हूं, कोई रेगुलेटर नहीं हूं, तो ये डिस्क्लेमर है कि वट एवर आई एम सेइंग, you may validate it, make your own senses and then accept it. So आगे बढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आज समझने की जरूरत है, मैंने कुछ लोगों के ऑब्जर्वेशन की स्क्रीनशॉट आपके सामने खोली है। जैसे ये मान लो किसी मेरे ट्रेनी के लिए ये ऑब्जर्वेशन आया तो मैंने उसको आपके लिए कॉपी कर लिया ताकि आप लोगों को दिखा पाऊं, बता पाऊं। तो देखिए, जैसे कि आफ्टर द ड्यू डिलिजेंस ऑडिट, जब ऑडिटर उनके यहाँ से होके घर गया होगा, उसने रिपोर्टिंग दी होगी, तो उसने इस रिपोर्टिंग में रेफरेंस निकाला कि साहब अंडर द सेक्शन 2.4b, डोंट वरी इफ यू हैव नॉट एंड नेवर सीन ड्यू डिलिजेंस फॉर्म। ड्यू डिलिजेंस फॉर्म में करीब 6 सेक्शन होते हैं, हर सेक्शन में मल्टीपल क्वेश्चंस होते हैं, तो ये सेक्शन के हिसाब से ये क्वेश्चन के नंबर्स हैं। तो उसमें 2.4b में एक सवाल रहा होगा जिसका ऑब्जर्वेशन ऑडिटर को ये मिला कि ये एमएफडी कोई रिटन कम्युनिकेशन नहीं भेजते हैं इन्वेस्टर को रिगार्डिंग प्रोडक्ट अनसुटेबिलिटी, एंड नो रिकॉर्ड्स
ऑफ इट्स एक्नॉलेजमेंट बाय द इन्वेस्टर्स मेंटेन्ड। बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। अब ऐसा कैसे आ गया? अगर ये ऑब्जर्वेशन को ये पूरा नहीं करते हैं तो इनके ऊपर गाज गिरती है, पेनल्टी लगती है। हो सकता है कि अगले ऑडिट में फिर से ऑडिटर इन बात पे जरूर ध्यान देगा, क्योंकि अभी ऑब्जर्वेशन में आ गया। जो चीज ऑब्जर्वेशन में आ गई वो आपको ठीक करना ही करना है, अदरवाइज नेक्स्ट ऑडिट में आई तो आपके ऊपर रेप्रिमांड भी हो सकता है या पेनल्टी हो सकती है और फाइनली टर्मिनेशन भी। तो इतना बड़ा रिस्क ऑब्वियसली आप अपने बिजनेस में नहीं लेंगे। तो अगर आपको ये ऑब्जर्वेशन आई है तो आप इसको पहले समझेंगे कि ऑब्जर्वेशन क्या है, मुझे इसे दूर कैसे करना है। तो चलिए सबसे पहले हम 2.4 बी के इस ऑब्जर्वेशन को समझते हैं एमफी के डूज एंड डोंट्स के एफएक्यू से। तो ये देखिए एमफी का ये एफएक्यूज है डूज एंड डोंट्स के ऊपर, और ये पूरा का पूरा पीडीएफ मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा हुआ है, आप लोग वहां से उतार सकते हैं, निकाल सकते हैं। आज मेरा पूरा ये वीडियो इसी एफएक्यू को एक्सप्लेन करने में लगने वाला है, सो बने रहिए और चलते हैं वापस उस पहले ऑब्जर्वेशन को एनालाइज करने के लिए। तो आप लोग को याद होगा कि हम यहां से आए थे, हम 2.4 बी देखने जा रहे थे और यहां पे ये लैंग्वेज का आंसर देना है जहां पे ऑडिटर ने ये मेंशन किया या हमारे ऊपर ये क्वेश्चन दागा गया कि आप कोई रिटर्न कम्युनिकेशन इन्वेस्टर को नहीं देते हैं जब प्रोडक्ट अनसूटेबल हो। यहाँ पे दो बातें हैं। पहले तो आप किस मोड में काम करते हैं, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और यह आपको अपने नोटिस बोर्ड पे, अपने वेबसाइट पे, अपने हर कम्युनिकेशन में लिखना है। और साथ में आपको पता होना चाहिए कि आपका मोड ऑफ वर्किंग क्या है, एग्जीक्यूशन ओनली या एडवाइजरी। पहली बात तो ये समझ लें, ये शब्द में ही बहुत क्लियर है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, मेरे बहुत सारे फ्रेटर्निटी फ्रेंड्स अक्सर मुझसे कहते हैं मैं एडवाइजरी कैसे टिक कर सकता हूं अभिनेश जी, मैं तो एमएफडी हूं और एमएफडी को एडवाइजरी मना है। बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। आपको ये आइडिया होना चाहिए कि एमएफडी को एडवाइजरी मना नहीं है, बस उसे फाइनेंशियल प्लानिंग मना है, उसे होलिस्टिक फाइनेंशियल प्रोग्रामिंग मना है। ठीक है, एडवाइजरी वर्ड का इस्तेमाल करना मना है ना। आपके बोर्ड में, आपके नाम में एडवाइजरी वर्ड नहीं आनी चाहिए। किसी ग्राहक को यह प्रतीत नहीं होना चाहिए कि आप होलिस्टिक फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं। ऐसा अपीयर होगा और उसे ऐसी समझ आएगी तो उससे भी आपको बोलेगी कि यह गलत हो रहा है। तो इसलिए एडवाइजरी तो आपका रोल है, बस चूंकि आपको होलिस्टिक नहीं करना है तो क्या करना है, इंसिडेंटल। बहुत सारे लोग इंसिडेंटल को नहीं समझ पाते हैं, आज मैं वो भी समझाऊंगा, बिल्कुल चिंता ना करें। अभी फिलहाल इतनी बात समझ लें कि आप में से 99.99% लोग एडवाइजरी करते हैं। तो इसलिए आप झूठ मत बोलिए। लोग डर से एग्जीक्यूशन बोल देते हैं, ऑडिटर आता है तो कह देते मैं तो एग्जीक्यूटर हूं, मैं तो ग्राहक जो कहता है वही करता हूं, मेरा कोई अपना से नहीं है। अरे भाई ऐसा नहीं होता भाई। तो इसलिए चलो एनीवे, तो पहले तो आप तय करें कि आप एग्जीक्यूशन बनना चाहते हैं। मुझे नहीं लगता कोई भी आदमी एग्जीक्यूशन ओनली बनना चाहेगा, लेकिन आप बन जाते हैं। कैसे? जब आप अपना मोबाइल एप्लीकेशन बनाते हैं और या वेबसाइट बनाते हैं जिसमें आप ऐड टू कार्ट एंड एग्जीक्यूशन दोनों चीज दे रहे हैं एज ए फैसिलिटी, ऐड टू कार्ट एंड एग्जीक्यूशन, जब आप ये दोनों फैसिलिटी दे रहे हैं, यानी कोई ग्राहक आके आपके ऐप से फंड को सिलेक्ट करके डायरेक्टली इन्वेस्ट करने की एबिलिटी रखता हो, तो आपको मजबूरी में एग्जीक्यूशन ओनली में आ गए आप, क्योंकि आप कह रहे हो कि मैं एडवाइज नहीं कर रहा हूं भाई, जो मेरा ऐप है जिसको जो मन खरीदे बेचे। तो ऐसे लोग को एग्जीक्यूशन ओनली टिक करना चाहिए। बट जो लोग दोनों हैं, उन्होंने ऐप भी बना दिया है, उसमें एबिलिटी भी दे दी है कि आप आके इन्वेस्ट कर लीजिए, रिडीम करना हो रिडीम कर लीजिए, लेकिन साथ में एडवाइजरी भी देते हैं, तो उन बेचारों के साथ में उनको ड्यूअल कहलाता है, मतलब वो दोनों चीज देते हैं, बोथ। तो बोथ भी अलाउड है, आप दोनों कर सकते हैं। नाउ प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम ये है, एमपी कहती है कि भाई तुम्हारे ऐप से किसी ने अगर आके कुछ खरीद लिया, मान लो तुम एडवाइजरी ही हो और तुमने एक मोबाइल एप्लीकेशन अच्छा सा बनवा लिया फिंसिस जैसे कंपनी से या XYZ कंपनी से, और उसके अंदर आजकल बहुत लोग मुझे मिलते हैं, मेरे एमएफडी फ्रेंड्स कहते हैं सर सर मेरे वाले में ट्रांजैक्शन दीजिए ना, मेरे ऐप के अंदर ऑनलाइन दीजिए ना। भाई ये लेने से पहले तैयारी कर लो
कि कोई आदमी आके तुम्हारे यहाँ से जहर ना खरीद ले। कोई आदमी आके, मान लो आज के दिन में दवाई की दुकान अगर ऑनलाइन हो गई, फार्मा हो गई, तो क्या होगा? कोई आदमी वहां चूहे मारने की दवा को अच्छा मानते हुए खरीद लेगा, खाएगा और मर जाएगा, तो कौन बदनाम होगा या किसके ऊपर गाज गिरेगी? उसके ऊपर जो उसने वो बेचा है, उस पोर्टल के ऊपर। तो ये ध्यान रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको जब ऑनलाइन डिजिटल डीआईवाई, डीआईवाई समझते हैं आप लोग, दिस डू इट योरसेल्फ, जब डू इट योरसेल्फ मोड में अगर आप कोई चीज देने जा रहे हो तो इतना आसान नहीं है, हवा में मत दे दीजिए। प्लीज अपने टेक्नोलॉजी पार्टनर से बात करके उसको ऐसा बनाइए कि कोई भी आदमी अगर खरीद रहा है और उसको आपके ऐप को पता चल जाना चाहिए कि ये सूटेबल नहीं है उसके लिए, तो आपका ऐप उसे रोक दे, मना कर दे, या फिर उससे वहां पे एक अप्रूवल ले। मैं होशो आवास में ये मानता हूं कि ये मेरे लिए सूटेबल नहीं है, फिर भी मैं ले रहा हूं, है ना? अब आपका सवाल होगा कि अविनेश भाई, हमें कैसे पता क्या सूटेबल है क्या नहीं सूटेबल है? Yes, that is a question, and that is what SEBI wants you to learn as a distributor of mutual fund. आपको पता होना चाहिए सूटेबिलिटी के नियम। अगर अनसुटेबल चीज कोई ले रहा है तो आपको रोकने का मैकेनिज्म होना चाहिए। इसीलिए इस आदमी को ऑब्जर्वेशन आया, क्योंकि यहां ऑडिटर को दिखा कि भाई इनका मोबाइल एप्लीकेशन भी है, इनके पास वेबसाइट भी है। इन्होंने बड़े भाव में लिखा होगा, जब इनसे पूछा गया होगा आपका वेबसाइट है, इन्होंने कहा होगा है। उन्होंने पूछा होगा आपका मोबाइल एप्लीकेशन क्लाइंट के लिए है, इन्होंने कहा होगा है। और जब उसकी चेकिंग की गई होगी तो पता लगा होगा कि उसके अंदर ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन भी है। सो दो बातें हो सकती थी, या तो ये 2.4B में कौन लोग नहीं फंसेंगे? जो अपने मोबाइल में ये देते ही नहीं है भाई, जिन्होंने एग्जीक्यूशन ओनली का पार्ट ही नहीं दिया, तो उसके लिए आपको अपने मोबाइल में एबिलिटी रोकनी पड़ेगी, नो ट्रांजैक्शन, कोई ट्रांजैक्शन कर ही नहीं सकता। देख लीजिए, स्कीम समझ लीजिए, सब फीचर जान जाइए, लेकिन जब आपको कुछ ट्रांजैक्ट करना हो तो कॉन्टैक्ट अस, दैट इज वन वे। सेकेंड वे कि आपके इस मोबाइल एप्लीकेशन या वेबसाइट या इंटरफेस में एक रुकावट होना चाहिए, वो रुकावट आपको एआई से जनरेटेड या हम जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर से आपको बात करके अपने सॉफ्टवेयर में लगाना होगा। लेकिन अगर आप, चलिए दूसरा बात आ जाते हैं, अगर किसी ने खरीद ही लिया, मान लीजिए आपके पास नहीं है इतना मैकेनिज्म, आपकी एप्लीकेशन उस स्टैंडर्ड की नहीं है कि वो पकड़ ले पीछे से कि अनसुटेबल हो रहा है कुछ घटना, तो फिर आपको कब पता लगता है? जब आप ऑडिट करते हैं, जब आप उसका दोबारा ऑडिट करते हैं। तो आप लोग में से बहुत लोगों के लिए नया शब्द होगा ऑडिट। हम कब ऑडिट करते हैं? तो यस, रिकंसिलिएशन को ट्रांजैक्शन ऑडिट कहते हैं। सेबी के दिए हुए नियमावली जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के लिए बनाए गए हैं, उसमें ये साफ कहा गया है कि आपको अपने ट्रांजैक्शंस का वीकली, मंथली, डेली जो भी फ्रीक्वेंसी रखना है उसको रिकंसाइल करना है और उसका एक ऑडिट करना है, जिस ऑडिट में आपको पता लग जाना चाहिए कि अगर कोई ऐसी खरीदारी हो गई है जो नहीं लायक थी हमारे, वो उसे रोकनी होगी आपको। ठीक है, तो चलिए, पहली बात तो इस चैप्टर क्वेश्चन 6 ये आप एमफी के उस पीडीएफ में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आपका रोल ये है, यानी एनी एडवाइजर रिलेशनशिप वेयर बाय एमएफडी प्रोवाइड्स बेसिक इंसिडेंटल एडवाइस। बेसिक का मतलब होता है कोई कस्टमर आया तो उसकी रिस्क प्रोफाइल देखेंगे और उसकी रिस्क प्रोफाइल, एज देखेंगे, नीड देखेंगे और उसके हिसाब से उसको जो सुटेबल स्कीम है वो दे देंगे। तो ये तो हम सब करते हैं, तो हम अलाउड है। लेकिन गलती तभी होती है जब हम ऑनलाइन पोर्टल पे अपने छोड़ देते हैं डीआईवाई में। तो डीआईवाई करने वालों के लिए ये ए कहलाता है, उसको एग्जीक्यूशन ओनली रिलेशनशिप कहते हैं, जहां अपने लोगों को बिना बातचीत के ट्रांजैक्शन करने की छूट दे रखी है। तो उस केस में बहुत स्ट्रिक्ट है, एमफी बहुत स्ट्रिक्ट है। जितने लोगों ने बाजार में अपनी मोबाइल एप्लीकेशन फैला रखी हैं और जिनको लगता है उन्होंने बहुत अच्छा कुछ कर लिया है, उखाड़ लिया है, भाई साहब देख लीजिए, समझ लीजिए कि वो ठीक से हो रहा है, उसके अंदर सब प्रॉपर है और आपका ट्रांजैक्शन एमएफडी जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म दे रहे हैं वो सही से उसको रोकने की क्षमता रखते हैं। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हेयर टू अंडरस्टैंड इज कि जो आप डिस्ट्रीब्यूटर के रिस्क प्रोफाइल बनाते हैं, क्लाइंट्स के रिस्क प्रोफाइल बनाते हैं या एसेस करते हैं, बहुत सारे लोग मेरे पास दौड़े दौड़े आते हैं या फिर हम बाजार में अच्छे अच्छे ट्रेनर्स को देखते हैं, दे स्पेंड लॉट ऑफ टाइम एंड एनर्जी इन एक्सप्लेनिंग कि ये ऐसे रिस्क प्रोफाइल होना चाहिए, वैसे रिस्क प्रोफाइल होना चाहिए।
और कहां से होना चाहिए किसी को नहीं पता। तो सेबी ने बहुत, सेबी तो छोड़िए। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, अगर आप रेगुलेटर होते और आपसे कहा जाता कि यार रिस्क प्रोफाइल का एक सेट क्वेश्चन दे दो ना यार, है आपसे लोग कहते एज ए रेगुलेटर कि यार रिस्क प्रोफाइल के 4 क्वेश्चन दे दो, खत्म करो यार, अलग अलग आदमी अलग अलग सवाल पूछता है। तो रेगुलेटर कभी देते? एज ए रेगुलेटर आप देते? मैं तो नहीं देता। तुम्हारा अगर किसी कारण से क्लाइंट का लॉस वॉस हो गया और उसने केस ठोका, तो तुम तो मेरे पास आ जाओगे ये कहने के लिए कि सर ये रिस्क प्रोफाइल तो आपने बताई थी, मैंने उसी के हिसाब से उसको प्रोडक्ट दी, लेकिन अल्टीमेटली उसको घाटा हो गया तो फिर से केस कर दिया। तो मैं जिम्मेवार नहीं हूं सर, मैंने तो आपका ही सवाल को सामने पूछा था उससे। तो इसीलिए पहली बात तो आप ध्यान दें, जो लोग इस इंतजार में हैं या इस तरह के सर्च में हैं कि मैं गूगल में घूम लूं कि सेबी ने कौन सा रिस्क प्रोफाइल सजेस्ट किया है, एमफी ने कौन सा सजेस्ट किया है, म्यूचुअल फंड कंपनी ने कौन सा सजेस्ट किया है, कोई कुछ सजेस्ट नहीं कर सकता भाई। जो सजेस्ट करेगा वो फंसेगा, क्योंकि खतरा तो बिना बताए आती है। तो आपको अपने विवेक से 3 बातें इंपॉर्टेंट है जो आपके एजुकेशन है। जो लोग भी रिस्क प्रोफाइल की दुनिया में बेवजह कंफ्यूज हो रहे हैं, उनको कोई कंफ्यूजन नहीं होना है, उनको बस 2 बातें इंपॉर्टेंट है। अपने रिस्क प्रोफाइल को डिफाइन कर लीजिए कि कैटेगराइजेशन कैसे करेंगे, अपने ग्राहकों को कितने कितने गुच्छों में बांटेंगे। कुछ लोग 5 में बांटते हैं, 6 में बांटते हैं, सब बेकार है। 6 ग्रुपिंग थोड़ी होती क्लाइंट की। आपके यहाँ 10,000 क्लाइंट है, 6 गुच्छे बनाओगे क्या कि एक कंजर्वेटिव, एक वेरी कंजर्वेटिव, एक मॉडरेटली कंजर्वेटिव? ऐसा कुछ नहीं होता। आपको बहुत क्लियर समझ जाना है कि जो ग्राहक आपके यहाँ आ रहा है वो कंजर्वेटिव तो नहीं है, क्योंकि कंजर्वेटिव लोग मार्केट रिस्क नहीं लेते और म्यूचुअल फंड में संपूर्ण मार्केट रिस्क है। इसलिए जो ग्राहक आपके पास आ रहा है वो कौन है? मॉडरेट, एग्रेसिव, और बहुत हुआ तो वेरी एग्रेसिव। ना आपको ये डेफिनेशन अपने वेबसाइट पे लिखनी है कि मेरे, क्योंकि मैं एक लेमैन ग्राहक हूं और आपके इस लिखे हुए एग्रेसिव और एग्रेसिव में अंतर नहीं जानता, तो मैं क्या समझूंगा कि मुझे क्या चुनना है भाई? कैसे चुनूंगा? तो आपको बताना है कि भाई साहब मैं अपने ग्राहकों को मॉडरेट में रखता हूं, ऐसे लोग जिनको मुझे एन्युटी देनी है, जिन्हें मुझे मंथली इनकम देनी है, जिनके लिए पैसे की इनकम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ग्रोथ सेकेंडरी है। मैं यहाँ पे उन लोगों को रखता हूं जिनका फलाना है ढिकाना है, जिनको पैसा वेल्थ में बनाना है, जिनकी ऑब्जेक्टिव 10 साल से बड़ी है। वेरी एग्रेसिव उनको रखता हूं जिनके पास ग्रीड के साथ नीड के साथ साथ ग्रीड भी है। इसमें सिर्फ नीड है, इसमें नीड एंड ग्रीड दोनों है, और इसमें नो नीड नो ग्रीड ओनली इनकम है। सो ये जो तरीके होते हैं वो किसी भी बेसिस पे आप बना सकते हो। इसका लेसन कोर्स हमारे यहाँ फिंसिस में चलता रहता है। हमारी ऑफिस के किसी भी नंबर पे, मैं बीच में भी यहाँ लिख दे रहा हूं ताकि आप लोगों को कभी दिक्कत ना हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिखा हुआ है 9015211521। ठीक है, जिसको भी कभी भी मेरे यहाँ कोई भी क्वेरी करनी है, कुछ भी सीखना हो, आप वहां फोन करें, बात करें, वो हमारे कैलेंडर्स अवेलेबल होते हैं, आप ब्लॉक करें और सीखें। अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और यहां से चलते हैं कि हम सब एडवाइजरी रिलेशनशिप में हैं। एग्जीक्यूशन की इन आदमी को इसलिए आ गई क्योंकि इन्होंने डीआईवाई में कुछ छोड़ दिया होगा। पहले तो ये समझें कि हमारी ऑब्लिगेशंस क्या हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 यानी कि पॉइंट नंबर 7 जो एफएक्यूज में मेंशन्ड है उसको समझिए। तो हमारे ऑब्लिगेशन एग्जीक्यूशन ओनली के केस में बहुत इंपॉर्टेंट है। एडवाइजरी में तो ठीक है, जो आप कह रहे हो, जो आप बोल रहे हो वही किया ना। इसमें तो अगर आप मॉडरेट वाले आदमी को एग्रेसिव वाला प्रोडक्ट दे दो तो वो तो पाप ऐसे ही है, वो तो पाप ऐसे ही है। तो उसके लिए तो ऑडिटर आपको सीधे इल्जाम लगा के चला जाएगा कि भाई ये ग्राहक को गुमराह कर रहे हैं, बोला है कि तुम मॉडरेट हो लेकिन दे रहे हैं उसको वेरी, वो तो बहुत बड़ा पाप है। अभी हम फिलहाल तो इसकी बात करते हैं कि अगर एग्जीक्यूशन ओनली में गलती हो ही गई, ग्राहक ने खुद ले ही लिया, चाहे आपसे चाहे खुद से, तो उस केस में क्या करना है? तो कह रहा है कि भाई साहब जैसे आपको ये पता चला, जैसे आपको पता चला कि ट्रांजैक्शन इज नॉट एप्रोप्रिएट फॉर द कस्टमर, तो कभी भी पता चल सकता है ड्यूरिंग द ऑडिट, ड्यूरिंग द चेकिंग, जब भी आपको पता लगा और वो कस्टमर के लिए नहीं सुटेबल, तो आप एमएफडी शैल सेंड अ रिटन कम्युनिकेशन टू द इन्वेस्टर विदाउट अबाउट द नॉन सुटेबिलिटी ऑफ द स्कीम। ये आपको भेज देनी है तुरंत कि भाई साहब देखिए आपने गलती से चूहे मारने की दवा खरीद लिया। अगर आपने सही में चूहे मारने के लिए खरीदी है तो कोई बात नहीं, आप रख लीजिए, अदरवाइज एक बार चेक करिए, खाने के पहले जरा देख लीजिए गलती से तो नहीं खरीदी है, क्योंकि मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं था, आपने खुद खरीद लिया। ये जो लेटर का फॉर्मेट है दोस्तों, ये मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।
वर्ड का डॉक्यूमेंट है, आप लोग वहां से उतार लीजिएगा। जिसको जिसको ये नहीं भी है अपने पास ड्रॉअर में हमेशा रखिए, फाइल में हमेशा रखिए। जब कभी कोई ग्राहक ऐसा टकरा गया तो तुरंत उसे दे दीजिए कि भाई साहब मैंने पता किया कि आपने मेरे ऐप से जाके एक स्मॉल कैप खरीद लिया और आपकी उम्र तो सर 78 है, कहीं आपने उसके रिटर्न को देख के तो नहीं खरीद लिया सर, वो बहुत खतरनाक है। तो खैर आप चिट्ठी पे साइन कर दीजिए, सर ये मैं आपको भेज रहा हूं। चलिए, तो ये चाहती है एमफी। तो इस ऑब्जर्वेशन में यही कहा गया है कि ग्राहक के किसी भी ऐसे अनसुटेबिलिटी लेटर नहीं पाई गई, ना कोई रिकॉर्ड है कि किस ग्राहक के साथ ऐसा घटना हुआ। तो आपको ये रिकॉर्ड भी मेंटेन रखना होगा कि 18 तारीख को मैंने विनोद जी को ये भेजा है, 22 तारीख को इनको भेजा है। ये चिट्ठी मेल पे अगर भेज रहे हैं तो मेल का रिसिप्ट होना चाहिए कि मेल मिल गया, और अगर चिट्ठी भेजा है तो पीओडी होने चाहिए, आपके रिकॉर्ड्स में रहनी चाहिए। तभी आप कल को लीगलिटी से बचोगे, किसी तरह की हरकत हो गया। अब आप कहोगे कि चलो यार मेरा ग्राहक तो बहुत अच्छा है, वो कुछ नहीं करने वाला है। भाई साहब कोई ग्राहक अच्छा बुरा नहीं है। कल को अगर मान लो किसी 10 रुपए की एनएवी का 2 रुपए भाव रह जाता है, अमेरिका ईरान लड़ाई का हद हो गया, न्यूक्लियर बॉम्ब टूट गई, वर्ल्ड वार में कन्वर्ट हो जाती है दुनिया, तो 100 की चीज को 2 होने में कुछ खास समय नहीं लगने वाला है दोस्तों। तो ऐसा पहले भी हुआ है, चाहे हर्षद मेहता का टाइम हो, केतन पारिक का टाइम हो, सन 2000 की टेक्नोलॉजी बर्स्ट बूम हो, 7-8 हो, आपने कई बार देखा है 40-50% तो बाजार ऐसे ही टूट जाता है। अगर ऐसे समय में किसी आदमी की गाड़ी कमाई चली गई और उसे उसी वक्त पैसे की जरूरत पड़ गई तो बौड़ा जाएगा, और जब वो ऐसा केस ठोकेगा और लीगलिटी में आपसे क्लेम मांगेगा तो आपके पास कोई जवाब नहीं रह जाएगा, क्योंकि सेबी कहती है कि अगर तुमने उसे अलर्ट नहीं किया था, तुमने उसको चिट्ठी नहीं भेजी थी, तो तुम रिस्पॉन्सिबल हो उसके रिस्क प्रोफाइल के मिसमैच, अनसुटेबल प्रोडक्ट के हादसे से। नाउ सवाल अभी भी रह जाता है, अनसुटेबल किसे कहते हैं? क्या क्या अनसुटेबल है, ये कौन बताएगा? तो ऑब्वियसली वो एक लिस्ट है अनसुटेबिलिटी की। मैं आज छोटा सा ब्रीफ, अभी आगे तो डिस्कस करूंगा उसके बारे में, मोटा मोटी बता दूं कि 70 साल के ऊपर वालों के पास स्मॉल कैप, क्रेडिट रिस्क फंड, सेक्टोरल फंड्स नहीं होने चाहिए। आपके पास 60 साल के ऊपर वालों का 100% इक्विटी में है, ऐसा आपको अगर लग रहा है तो नहीं होना चाहिए। जनरली हमारे यहाँ 100% हो सकता है, आपके यहाँ 100% हो सकता है, बट चूंकि उसका पोस्ट ऑफिस बैंक एफडी में भी लगा है तो आपको टोटल मिलाकर के 100% नहीं होना चाहिए। तो आपको अगर फिर भी आपके यहाँ किसी ने 60 साल के ऊपर का आदमी और सारा का सारा इक्विटी में रखा है तो उससे अनसुटेबिलिटी चिट्ठी ले लीजिए कि सर मुझे उम्मीद है कि आपने और कहीं पे डेट में रखा होगा, इस बेसिस पे मैं अलाउ कर रहा हूं, बट अदरवाइज आपने एक 100% इक्विटी लेके थोड़ा सा खतरा लिया है। ऐसे ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस आएंगे दोस्तों, जिसको भी अगेन मैंने कहा पूछना है, ये सब हमारे रीचेबल है, हमारी टीम रीचेबल है, फिंसिस बहुत फ्रीली आप लोगों से कनेक्टेड है। आप अपना क्वेश्चन आंसर पूछिएगा, अपने डाउट्स को क्लियर करिएगा। अभी हम आगे बढ़ते हैं ताकि हम अपने दूसरे पॉइंट पे और दूसरे ऑब्जर्वेशन पे आ पाए। अगर किसी ने ये पकड़ लिया और कंप्लेन इस तरह की प्रूव हो गई कि हां आप तक तो पहुंचा ही नहीं जा सकता था, तो आप समझ लीजिए केस हमारे फेवर में नहीं रह जाएगा, हार जाएंगे और वो जीत जाएगा। तो ये छोटी छोटी बातें समझिए। अगर आपके पास रिकॉर्ड नहीं है, कस्टमर के बोले हुए बात को आप एक्नॉलेज नहीं कर पा रहे हैं, उसको एक टिकट नंबर असाइन नहीं करते हैं कि डियर सर मुझे आपका पत्र मिला, और तो लोग जनरली क्या है ना, मेल को वन वे लेते हैं। बहुत सारे लोगों के पास व्हाट्सएप आ जाता है, सुनो मेरा नॉमिनी ठीक कर देना, सुनो ये फंड कैसा रहेगा, ठीक है लगा दूं। बट आपको ऐसे नहीं करना है, आप उसको कन्वर्ट करिए इनटू टिकट। जो भी कस्टमर से आपकी लीगल बातें हो रही हैं, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, रिस्क प्रोफाइल से रिलेटेड, उसको एक टिकट नंबर वाइज भेजिए, लिखिए कि आपके इस टिकट के माध्यम से ये वाली काम हो रही है, आप कंफर्म करें, किसी तरह की दिक्कत होती है फिर टिकट को खोलने के बाद बंद भी किया जाता है, क्लोज भी किया जाता है कि सर आपका ये काम संपन्न हुआ, इस टिकट को हम क्लोज कर रहे हैं। वेबसाइट पे आपके एकदम बड़े बड़े अक्षरों में लिखना चाहिए कि ये रहा ग्रेवियंस ऑफिसर का नाम, किसी को कोई ग्रेवियंस है, कोई शिकायत है, इस पे डाल सकते हैं। ये नंबर मेरा 24 आवर के लिए व्हाट्सएप पे अवेलेबल है, सुबह 8 से 10 बजे। तो वो सब लिखना है आपको कि क्या है, कैसे है। नहीं तो ये नहीं होगा। और ऑफिस में घुसते ही आपकी टेबल पे जो भी रिसेप्शन है, मेन टेबल है, एक कंप्लेन रजिस्टर बगल में रखी होनी चाहिए, जो कस्टमर को ये एक हक देता है कि उसे कुछ कहना हो तो वो कह सकता है। अगर आप कस्टमर कंप्लेन रजिस्टर बनाए रहें लेकिन छुपा के रखें
तो इसका तात्पर्य है कि आप कस्टमर को नहीं बताना चाहते कि तुम शिकायत कर सकते हो, आप बस अपने पास रखें। तो ये बहुत छोटी-छोटी बातें हैं जो ऑडिटर ऑब्जर्व करता है और फिर ऑब्जर्वेशन के हिसाब से वो बता देता है उनको कि सर इनके यहाँ तो सब गोलमाल है। तो तो इस स्लाइड में आप देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात यहाँ लिखी गई है कि क्वेश्चन नंबर 15 जो वही मैंने वहीं से ये स्लाइड उठाई है जहां पे मैंने बताया कि एमपी का डूज एंड डोंट्स का एफएक्यू है। तो अगर आप क्वेश्चन 15 में वहां जाके देखेंगे तो सवाल है, आर द एमएफडीज रिक्वायर्ड टू कीप एनी रिकॉर्ड ऑफ डॉक्यूमेंट्स एक्सेट्रा इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर म्यूचुअल फंड क्लाइंट्स? यस, यस। MFDs are expected to maintain adequate records in relation to the risk profile। आपके पास पूरा होना चाहिए और जो भी बदल रहा है मॉडिफिकेशन भी होना चाहिए। प्रोडक्ट सुटेबिलिटी एंड कंसेंट इन केस ऑफ सच केसेस जो अभी अभी हमने डिस्कस किया कि अगर किसी को कहीं सुटेबिलिटी चिट्ठी भेजी गई है तो उसका कंसेंट आ गया कि नहीं आ गया। किसी का अगर उससे ऑब्जेक्शन है तो वो भी होना चाहिए। ट्रांजैक्शन रिलेशनशिप कैसा है, एग्जीक्यूशन है, फलाना है, as well as correspondence with the clients, particularly in respect of any complaint from the client. Such record can be physical or digital और ऑडिटर ये मांगेगा आपसे, तभी आपके लिए बचेंगे, वरना आपके ऊपर, आप एमपी से मत डरो, आप सेबी से मत डरो, आप ग्राहक से डरो। क्योंकि अगर उसके पास ये कोई तरीका हो गया साबित करने का कि सर इनके पास तो प्रोसेस ही नहीं है, मैं तो इन तक पहुंच ही नहीं पाया, मेरे को तो इनसे जवाब ही नहीं मिला, तो चीजें हमारे विपरीत हो जाएगी, हमारे अगेंस्ट हो जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज क्वेश्चन 16 में भी ये क्लैरिटी से दिया गया है कि एमएफडीज ऑब्लिगेशन कस्टमर कंप्लेन के क्या हैं। पहला कि एमएफडीज को ये एक्सपेक्टेशन है कि वो कंप्लेन रिजॉल्व करेगा, चाहे आपको आरटीए से बात करनी हो, चाहे आपको एएमसी से करनी हो, या आपका रोल है कि आप उसका प्रॉपर ट्रैकिंग करेंगे। ट्रैकिंग का मतलब आप उसे ओपन करेंगे एज ए टिकट, फिर इन द प्रोसेस बताएंगे कि सर आपका प्रोसेस में चल रहा है, 15 दिन लगेगा, वेट करिए, जब कंप्लीट हो जाए तो उसका चेंज के साथ इफेक्टेड कंफर्मेशन कि ये हो गया है, कोई आपको एतराज हो तो मुझे बताइए, अदरवाइज ये कंप्लेन को मैं क्लोज कर रहा हूं। As per the clause 4J of Code of Conduct, MFD shall endeavor to resolve investor grievance किसी भी तरह का हो, चाहे वो मार्केटिंग रिलेटेड हो, चाहे सेल्स रिलेटेड हो, या किसी भी तरह का उसका ग्रीवियंस हो कि तुमने ये कैसे लिख दिया, तुमने वो कैसे बता दिया। And finally, it is advisable for MFDs to maintain a register or record of their customers' complaint and tracking the ensuring satisfactory resolution, diligent and methodological, देखिए ये वर्ड है methodological, in this regard as a good practice। and methodological आप कब हो पाएंगे, जब आपके पास, जैसा मैंने कहा, मैं आज यहाँ कोई अपना प्रोडक्ट पिच नहीं कर रहा हूं, बट या जिन लोगों ने फिंसिस का फिंसिस नियो नहीं देखा है देख लें, ट्रायल समझें। आपके इन्हीं चीजों को संभाल के एग्जीक्यूट करने के लिए, ऑटोमेशन के लिए बनाया गया है फिंसिस नियो। लेकिन अदरवाइज भी अगर आप अपने तरफ से जो भी यूज करते हैं सॉफ्टवेयर, सिस्टम, शीट, उसमें ये चीजें इंप्लीमेंट होनी ही चाहिए, तभी आपका चीज सही हो पाएगा दोस्तों। सच। और जो बड़े ब्रोकर्स हैं यहाँ पे, बड़े का मैं नाम ऐसे लूं कि जिनकी साइज 500 करोड़ के ऊपर है, 1000 करोड़ के ऊपर है, उनको तो कायदे से अपने खुद का इन हाउस बनवाना चाहिए। हमारी जैसी कंपनी ऑर्डर्स देती हैं, और भी मेरे जैसे डेवलपर हैं, और आज एआई का जमाना है, 30 दिन 15 दिन के अंदर आप एक बढ़िया खुद का इन हाउस ऑटोमेशन तैयार कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू ऑल दीज एफएक्यूज। जिसको भी उस बारे में बात करनी हो ऑब्वियसली हमारे क्वेरीज में पोस्ट करेगा, हम लोग उसको एक डेमो देते हैं। बट ये आज चैलेंज हो गया है, जरूरी हो गई है। पहले जैसा नहीं है कि हमको शौकिया मोबाइल एप्लीकेशन बनाना है, दुनिया को दिखाना है। आज आपके लिए जरूरी है कि आपके क्लाइंट का प्रोसेस फ्लो का आपका एप्लीकेशन बहुत बेहतर हो, अच्छा हो और कंप्लायंट हो। टॉलरेंस, कैपेसिटी एंड गोल रिलेटेड जो हमारी सेशन है वो डेट्स होते रहते हैं, जब भी आपको होगा तो ये लोग आपको इंटीमेट कर देंगे। आप अपना इंटेंट इस मेल पे गिरा सकते हैं या इस व्हाट्सएप पे गिरा सकते हैं। तो ये नंबर आप स्क्रीनशॉट ले लें या कॉपी कर लें अपनी तरफ। फॉर फिंसिस द कॉन्टैक्ट पर्सन हियर एज द हेड सेल्स इज मिस्टर इमरान। तो हमसे क्या एक्सपेक्टेशन की जा रही है कि हम कस्टमर को कोई भी कम्युनिकेशन भेजें, कोई भी मेरा वेबसाइट हो, सिड साई किम का लिंक हो, ताकि कस्टमर उसमें जाके जो पढ़ना है पढ़ ले। क्योंकि हम जनरली लोगों से कहते हैं कि भाई साहब ऑफर डॉक्यूमेंट पढ़ लो बिफोर न्यू इन्वेस्टमेंट। अब वो कल को कहेगा कि साहब इसने ऑफर डॉक्यूमेंट तो दिया ही नहीं मुझे। तो भाई ऐसा झूठ नहीं बोलना है, ऐसा फंसना नहीं है हमें कस्टमर की कंप्लेन में। तो इसलिए हम ऑफर डॉक्यूमेंट का हमेशा एक डिजिटल यूआरएल रखते हैं जिसे हम सिड साई किम
डिस्क्लोजर लिंक कहते हैं। और आपको हम तक पहुँचना बहुत आसान है, मैंने पहले ही आपको अपने नंबर्स और फ़ोन नंबर्स दे दिए हैं, बट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे सारे नंबर हैं, हमारे admin@armfintech.com कॉमन ईमेल है, जिसको भी जो भी ड्रॉप करना है आप इस पे ड्रॉप करें एंड वी विल सर्टेनली गेट बैक टू यू। थैंक यू फॉर बीइंग हियर, लिसनिंग टू दिस। एक रिक्वेस्ट है कि ज़रूर सब्सक्राइब करें चैनल, अपने दोस्तों को और फ्रेटर्निटी में और दोस्त जिनसे आपको लगता है कि उनको ये ज़रूरी है ये सुनना, उनको भी ज़रूर पास करें। एंड